बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप दोनों को? यस मैम, आ रही है। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स थोड़े से ज्वाइन कर ले, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके मैम। अच्छा बच्चों, आप लोगों का नाम जो मेरे पास स्टूडेंट्स एनरोल्ड है ना, पोर्टल पे जो आ रहे हैं, इनको जिनको मैं ईमेल करती हूँ आप लोगों को, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ईमेल रिसीव नहीं होती, उनको मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है। और वो उनको रिसीव क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी स्टोरेज का कोई इशू है। तो आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसके अंदर मैसेज एक सर्कुलेट कर दें कि अगर किसी की ईमेल का स्टोरेज का इशू है वो रिजॉल्व कर ले। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा मेरी ईमेल उसको जाएगी नहीं, बाकियों को चली जाएगी, उसको ये लगेगा कि लेक्चर के तो लिंक ही नहीं आ रहे, पता नहीं लेक्चर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो या तो ये लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया करें, लेकिन दैट इज नॉट रिलायबल। अगर मेरी तरफ से कोई और ईमेल आनी हो, कोई असेसमेंट की बात करनी हो, कोई क्विज की डेट डिसाइड करनी है, तो सारा कुछ ऑनलाइन होगा ना। तो उसके अंदर अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं हो रही तो आप लोग तंग हो गए बाद में। तो अगर किसी का ये इशू है तो बस अपनी अपनी जो स्टोरेज है उसको सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है? बच्चे आगे से हाँ ना तो करो, मुझे पता तो लगे सुनाई भी दिया है या मैं अपनी तरफ से स्पीच करके रुक गई हूँ। ओके मैम। मेरी आवाज आ गई थी सबको? अच्छा, अगर आप लोग, मैं एक इजी सोल्यूशन दे देती हूँ। अगर आपको उसमें रिस्पॉन्ड नहीं ना किया जाता, उस पे वॉइस के थ्रू, या कंफर्टेबल नहीं है, या पीछे कोई शोर है घर में, चैट में लिख दिया करें, मुझे नजर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, लिखते हैं। जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ या मैं कोई बात कर रही हूँ, तो अगर उसका जवाब आप ऑडियो में नहीं देना चाहते तो चैट में लिख दिया करें, ताकि मुझे पता लग जाए एटलीस्ट कि सुन रहे हैं या मेरी आवाज आ रही है। वरना मैं तो यहाँ बोल के घर चली जाऊंगी और बाद में पता लगेगा कि जी आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हुई थी। अच्छा, ऐसा करते हैं, लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, जितने स्टूडेंट्स आ गए हैं तो बाकी आते जाएंगे, तो देखते जाएंगे जैसे जैसे ज्वाइन करते रहेंगे।
आप में से सारे स्टूडेंट्स ने पहले मुझे ये बताया, मैनुअल थेरेपी पहले पढ़ी हुई है आज जिन्होंने ज्वाइन किया है? नो मिस। कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई है? हैंड रेस कर दो। इसके अंदर हैंड रेस की ऑप्शन आती है, आपकी चैट के अंदर भी आती है। अच्छा, नहीं पढ़ी हुई है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है बच्चों के, जो समर का कोर्स होता है ना, वो इतना थॉरो नहीं होता जितना आपका एक रेगुलर सेमेस्टर का कोर्स होता है। जैसे स्प्रिंग, क्योंकि टाइम ज्यादा होता है ना, स्प्रिंग में और फॉल में जो सेमेस्टर होता है ना, जो बड़ा सेमेस्टर होता है, उसके अंदर टाइम भी ज्यादा होता है, क्लासेस भी ज्यादा होती हैं, उसके अंदर असेसमेंट्स के लिए भी टाइम होता है काफी। लेकिन समर में ये 2 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर इंशाल्लाह आपका ये समर कंप्लीट कर देंगे। तो इन 2 मंथ्स में हमने पढ़ना भी है, हमने कोर्स भी पूरा करना है, और हमने अपनी असेसमेंट्स भी पूरी करनी है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी आपको। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कोई चीज अगर स्लाइड में भी है तो मैं उसको मिस ना करूं, हम हर चीज के बारे में बात करें। और अगर यही कॉपरेशन मुझे आपकी तरफ से चाहिए कि अगर कोई चीज मैंने नहीं पढ़ाई है, या आपको समझ नहीं आई है, या कोई ऐसी चीज है जो कंफ्यूज आपको कर रही है, आप मेरे से एटलीस्ट क्वेश्चन पूछें। ठीक है, यू नीड टू आस्क मी कि ये मतलब इसका क्या था, या मुझे समझ नहीं आई है, ताकि मुझे पता लग जाए। जितनी हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होगी उतना हमारा कोर्स बेहतर जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज बचे। ऑनलाइन जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो आई कांट सी योर फेसेस। मुझे नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है, या मेरी बात सुन भी रहा है, या उसकी तरफ से कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए मुझे ये आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए कम से कम। या चैट में जवाब दे के लिखें, या ऑडियो अपनी ऑन करके जवाब दें, लेकिन मुझे यस नो टाइप कोई भी क्वेश्चन अगर मैं करती हूँ ना, तो उसका मुझे जवाब जरूर चाहिए। वरना फिर ऐसे तो मैं आपको सिर्फ रिकॉर्ड करके लेक्चर दे देती हूँ, अगर आपने बोलना नहीं है तो फिर बस सिर्फ रिकॉर्डिंग से पढ़ लें। अब तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है ना। बच्चों, जवाब दो, फिर मैं ओके जी लेक्चर। मैम। मैम। ठीक है, चलो मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। बस ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है आज, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपनी स्पीड पकड़ेंगे। मैनुअल थेरेपी अब जिन्होंने पहले पढ़ी भी है उनको पता है कि मैनुअल क्या है और अंदर क्या कंटेंट है। जिन्होंने नहीं पढ़ी भी, उनको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि जो मैनुअल का ये सब्जेक्ट है ना, दिस इज बेसिकली अबाउट फिजियोथेरेपी की एक डोमेन, जिसके अंदर आप विदाउट मोडेलिटी, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी है ना, वो मोडेलिटीज के थ्रू ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मैनुअल थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, लेकिन विदाउट एनी मोडेलिटी या एक्सटर्नल कोई चीज, आप अपने हैंड्स के साथ या अपने स्किल के साथ। जो बेसिकली मुझे ये लग एक्सरसाइजेस होती है ना, वो थेरापेटिक्स में आती हैं, मोडेलिटीज इलेक्ट्रोथेरेपी में आती हैं। लेकिन जो जॉइंट मोबिलाइजेशंस हैं, या जो नर्व मोबिलाइजेशन है, बेसिकली प्रीडोमिनेंटली आपके डिफरेंट रीजन्स, जैसे शोल्डर, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये जितने भी आप स्पाइन, आपके जो रीजन्स हैं, उनकी जो मोबिलाइजेशंस हैं, वो मैनुअल थेरेपी में कंसिडर होती है। तो ऐसा ट्रीटमेंट जो कि आप मैनुअली पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उसको हम मैनुअल थेरेपी कहते हैं, या मैनुअल थेरेपी की डोमेन में फॉल करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, इसमें हम जॉइंट की क्लासिफिकेशन और कुछ जॉइंट पोजीशनिंग की टर्म्स हम बेसिकली पढ़ते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं जॉइंट के ऊपर, और कौन सी क्लासिफिकेशन होती है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि मुझे ये बताएं कि एनाटॉमी तो सबने पढ़ी भी है ना, एनाटॉमी 1 2 वगैरह। मैनुअल पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? एनाटॉमी तो पढ़ी भी है ना। यस मैम। ठीक है, तो उसके अंदर आपने, आई एम श्योर, जॉइंट की क्लासिफिकेशंस भी पढ़ी हुई होंगी। साइनोवियल जॉइंट की क्लासिफिकेशंस पढ़ी हुई? अच्छा, कोई एक नाम बताओ, कोई साइनोवियल जॉइंट का टाइप्स में से कोई एक टाइप बता दो,
ताकि मुझे ये पता लग जाए कि आपको कितना समझ है उसकी ऑलरेडी। मैम बॉल एंड सॉकेट। वेरी गुड, यस, बॉल एंड सॉकेट। और हिंज जॉइंट है, यस। ठीक है, वही क्लासिफिकेशन है जो आपने पहले पढ़ी हुई है, उसको हम मैनुअल के अंदर थोड़ा सा रिपीट करते हैं। बट हाँ जी, पिवट जॉइंट भी इसी में आता है, लेकिन उसको मैनुअल के पर्सपेक्टिव से या एक और क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। उसका नाम है मैककोनेल्स क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको, लेक्चर? यस मैम। ठीक है। अच्छा, यस मैम। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो जॉइंट्स हैं वो बेसिकली फोर मेन उसकी टाइप्स होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका नाम है मैककोनेल्स क्लासिफिकेशन। वो फोर टाइप्स क्या है? बेसिकली दो मेन टाइप्स है और फिर उनकी दो आगे सब टाइप्स हैं। या तो ओवॉइड होगा या फिर सेलर जॉइंट होगा, ठीक है। अब ये जो सेलर है ये सेडल होता है। सेडल भी एक टाइप थी ना साइनोवियल जॉइंट के अंदर, जो आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ी हुई है। सेडल जॉइंट एक टाइप होती थी, उसी को सेलर कहते हैं, ठीक है। मैककोनेल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपके जॉइंट्स हैं उनकी दो मेन टाइप्स है। या वो ओवॉइड होगा, मतलब कि जो सरफेसेस हैं वो ओवल शेप में होंगी, ठीक है। या फिर वो सैडल होगा। और सैडल क्या होता है? वो जो घोड़े की सीट नहीं होती उसको सैडल कहते हैं, उस तरह की शेप का होगा। तो ओवॉइड के अंदर आगे दो टाइप्स हैं, या अनमोडिफाइड ओवॉइड होगा या फिर मोडिफाइड। अब इसका मैं डिफरेंस बताती हूँ। वो जो आगे सेलर है उसके अंदर भी दो टाइप्स यही है कि या मोडिफाइड सेलर है या फिर अनमोडिफाइड। ये जो अनमोडिफाइड टर्म है ना, चाहे वो ओवॉइड हो या फिर वो सेलर जॉइंट हो, दोनों के अंदर अनमोडिफाइड का मतलब है कि प्योर ट्रू, विदाउट एनी चेंज या विदाउट एनी ऑल्टरेशन या स्पेसिफिकेशंस। जो प्योरली ओवॉइड जॉइंट होगा, जैसे आपका बॉल एंड सॉकेट है, उसको कहते हैं अनमोडिफाइड ओवॉइड। ओवॉइड क्यों है? क्योंकि जो सर्फेसेस हैं, एक कन्वेक्स है, दूसरी कनकेव है। मुझे एग्जांपल दें, जरा किसी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, जो आपको पता हो। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से जॉइंट्स हैं जो कि बॉल एंड सॉकेट में फॉल करते हैं? मैम शोल्डर जॉइंट है वेरी गुड, और शोल्डर। हिप जॉइंट भी। हिप और जॉइंट भी है। हिप जॉइंट भी है, वेरी गुड वेरी गुड। तो हिप और शोल्डर जॉइंट्स जो है ये अनमोडिफाइड ओवॉइड हैं और वो इस तरह के होते हैं। और ये जो अनमोडिफाइड ओवॉइड जॉइंट होता है ना, इसके ऊपर तीन एक्सिस पे मूवमेंट होती है, मतलब मैक्सिमम मूवमेंट होती है। इसके ऊपर रोटेशन भी होती है, इसके ऊपर एबडक्शन एडक्शन का प्लेन भी फॉल करता है, और इसके ऊपर फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी करती है। तो ये तीनों प्लेन्स के ऊपर जो है ना इसकी मूवमेंट होती है इस, और ये मैक्सिमम स्टेबल और मैक्सिमम मूवमेंट वाला जॉइंट है। इसी तरह जो मॉडिफाइड ओवॉइड है ये भी ओवॉइड, लेकिन ये मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड का मतलब क्या है? कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क होगा। अब वो थोड़ा से फर्क की वजह से क्या है, उसकी मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कि जो प्योरली ओवॉइड है उसके ऊपर तीन एक्सेस पे मूवमेंट होती है, लेकिन जो मॉडिफाइड है उसके अंदर दो एक्सेस पे होगी। अब ये मॉडिफाइड ओवॉइड किस तरह का दिखता है? क्या वो बॉल एंड सॉकेट होता है या नहीं होता? वो ऐसा होता है, ठीक है। इसको जो आपने एनाटॉमी में पढ़ी थी ना, इसी टाइप ऑफ जॉइंट को एलिप्सॉइड जॉइंट भी कहते हैं। और अब हम मैनुअल थेरेपी में पढ़े हैं कि बेसिकली जो एलिप्सॉइड है जॉइंट, वो उसका एक और नाम है, और वो एक और नाम क्या है? मॉडिफाइड ओवॉइड। आप इसको एलिप्सॉइड कह ले या आप इसको मॉडिफाइड ओवॉइड कह ले। अब इसके अंदर ये मॉडिफाइड ओवॉइड है, दो सरफेसेस है, एक ये आर्टिकुलर सरफेस है, दूसरी ये आर्टिकुलर सरफेस है। मुझे बताएंगे इनमें से कन्वेक्स कौन सी है और कनकेव कौन सी है इस पिक्चर में से? ऊपर वाली कन्वेक्स है या मैम कनकेव? ऊपर वाली जो कन्वेक्स। है ना वो कन्वेक्स है और नीचे वाली कनकेव है। वेरी गुड, बिल्कुल। अब इसको अगर हम कंपेयर करें बॉल एंड सॉकेट के साथ, जो अभी आपने पहले पढ़ा है, उसके अंदर भी एक कन्वेक्स था दूसरा कनकेव था, राइट? लेकिन दोनों में फर्क है कोई? डायग्राम देखें दोबारा, एक ये जॉइंट है और एक ये जॉइंट है। आपके ख्याल में दोनों की शेप में कोई थोड़ा सा फर्क है या बिल्कुल एग्जैक्ट है दोनों?
मैम फर्क है क्योंकि उसका जो कनकेव वाला है ना वो काफी बड़ा है ऊपर वाले का। इसका और जो इसका कनकेव छोटा है। वाला उसमें क्या है? वो छोटा है। वो छोटा इसका है। कन्वेक्स है। वेरी गुड, शाबाश। तो ये ही चीज फर्क है दोनों में कि ये है मॉडिफाइड ओवॉइड, है ये भी ओवॉइड ही, लेकिन इसका थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क की वजह से मतलब एक और टाइप ऑफ जॉइंट हो जाती है। और इसका जो एग्जांपल है वो कौन सी होती है? ये मेटाकार्पल है, ये फिलेंजिस है। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट जो है वो एलिप्सोइड जॉइंट भी कहलाता है, और उसी को हम मॉडिफाइड ओवॉइड भी कहते हैं। ठीक है, एक टाइप ऑफ जॉइंट हमने पढ़ ली, ओवॉइड। मॉडिफाइड थी और अनमोडिफाइड थी, दोनों का फर्क भी हमें पता लग गया। या मैं दोबारा रिपीट कर दूं? यस मैम पता चल। अच्छा ठीक है, चलो। दूसरी टाइप ऑफ जॉइंट थी सेलर, और सेलर को ही हम सैडल भी कहते हैं। जो अनमोडिफाइड है वो प्योर है, मतलब उसके अंदर कोई चेंज वगैरह या कोई मसला नहीं है, वो एग्जैक्टली लाइक सैडल होता है। सैडल क्या होता है? जो घोड़े की सीट होती है, बिल्कुल वैसा होता है। तो उसके अंदर ये वाला जो आपका जॉइंट है ना, ये देखें। बेसिकली पता है, सेलर जॉइंट्स ओवॉइड वो होते हैं जिसके अंदर दो आर्टिकुलर, मतलब एक जॉइंट में दो बोन्स होती है ना। तो ओवॉइड उसको कहते हैं जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर कनकेव और दूसरा स्ट्रक्चर कन्वेक्स हो। लेकिन सेलर उसको कहते हैं जिसके अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स के ऊपर कनकेव और कन्वेक्स दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, अब कनकेव और कन्वेक्स इसके अंदर कैसे? अगर आप सिर्फ इसी सरफेस को कंसिडर करें, ये यहां से कनकेव है और यहां से कन्वेक्स है और फिर यहां से कनकेव है, इसलिए हम इसको सैडल जॉइंट कहते हैं। तो ये सैडल, जो घोड़े की सीट होती है ना जिसके ऊपर बैठ के राइडिंग करते हैं, उसकी शक्ल ऐसी होती है। उसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे भूल गया है, सैडल कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल, जो आपका थंब का कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है ना, आपकी मेटाकार्पल्स और आगे जो फिंगर से पहले जो सॉरी जो रिस्ट के ऊपर कार्पल बोन्स होती है, उनके दरमियान में जो जॉइंट है वो प्योरली सैडल जॉइंट है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हो गई अगर सेलर में, तो इसका नाम भी बदल गया और इसका एक्सेस भी बदल गया। अब ये है हिंज जॉइंट, जो कि आपका इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स है। ये दो फिलेंजेस हैं, तीन, इनके दरमियान में जो जॉइंट होता है उसको इंटरफिलेंजियल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप देखें कि दोनों सर्फेसेस हैं, कन्वेक्स भी है कनकेव भी है, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस जॉइंट। थोड़ा सा फर्क है। फर्क की वजह से इसका नाम भी बदल गया, इसका एक्सेस भी बदल गया। इसके ऊपर सिर्फ एक एक्सेस पे सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है। जो फर्स्ट कार्पोमेटा कार्पल है वो बाया एक्सियल है, इसके ऊपर दो प्लेन्स में मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी होती है और एबडक्शन एडक्शन भी होती है। ठीक है, तो टॉपिक में थोड़ा सा दोबारा रिपीट करती हूँ। हमने अभी पढ़ा है मैककोनेल की क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, मुझे आप आंसर करें अब आगे से, अकॉर्डिंग टू मैककोनेल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, कितने टाइप ऑफ जॉइंट्स है हमारे पास? सिर्फ नंबर बता दें कि कितनी टाइप्स है। तो 4, वेरी गुड। कौन कौन सी? नाम बताओ उनके बच्चों। मैककोनेल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के अकॉर्डिंग, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देयर आर 4 टाइप ऑफ जॉइंट्स। नाम बता दो उनके बस। मैम सैडल है, बाई एक्सियल है, हिंज है और यूनी एक्सियल है। नहीं नहीं बेटे, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि ये जो मैककोनेल क्लासिफिकेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये खत्म यस हो गया है। मैम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देयर आर 4 टाइप ऑफ जॉइंट्स। दो हैं, एक मॉडिफाइड अनमोडिफाइड ओवॉइड, दो ये हो गए। और दूसरी दो यस मैम। मॉडिफाइड एंड अनमोडिफाइड सेलर, दो ये हो गए। टोटल 4 टाइप्स हैं जॉइंट्स की अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन। ये मैं बार बार इसलिए मैम कह मैंने रही हूँ क्योंकि यस अगर पेपर मैम में क्वेश्चन लेक्चर देती जब हूँ। स्टार्ट हुआ तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया था, अभी ज्वाइन किया था। अच्छा चलो ठीक, पिछले वाला नहीं था। इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि कुछ जो लेट आ रहा है उसको समझ आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। मैं ये बार बार इसलिए भी रिपीट कर रही हूँ कि पेपर में अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ ना कि राइट डाउन द टाइप ऑफ जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मैककोनेल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आपने ये 4 लिखनी है। अगर आगे हम कोई और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब एक टर्म होती है उसको कहते हैं एनाटॉमिकल जॉइंट, और इसी तरह एक टर्म और है, और वो टर्म है जनाब फिजियोलॉजिकल जॉइंट। एनाटॉमिकल जॉइंट कहते हैं कि ये जॉइंट कौन सा है?
ये हिप जॉइंट है। ये हिप जॉइंट है, यस। इसके अंदर ये फीमर है और ये आगे एसिटेबुलर है, ठीक है। आ, ऐसा जॉइंट, क्योंकि जॉइंट है ना हिप जॉइंट, इसके अंदर आर्टिकुलर दोनों सरफेसेस और इंट्रा आर्टिकुलर कोई लिगामेंट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफ फीमर के ऊपर एक लिगामेंट लगा हुआ होता है और इसके सराउंडिंग इसका कैप्सूल। इस सारी चीज को कहते हैं कि ये है एनाटॉमिकल जॉइंट। और ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है अकॉर्डिंग टू सीरियक्स। एक कॉन्सेप्ट है सीरियक्स का, इसके अकॉर्डिंग इसको नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह एक जो दूसरी चीज है फिजियोलॉजिकल जॉइंट, इसमें और एनाटॉमिकल जॉइंट में क्या फर्क है कि ये जॉइंट along with the capsule and muscles and surrounding nerves and ligaments, कोई भी soft tissue structure along with these bones collectively, इसको हम joint complex भी कहते हैं और इसको हम physiological joint भी कहते हैं। दोनों में सिर्फ ये फर्क है, ठीक है। दो टर्म्स हमने पढ़ी हैं अभी। एक का नाम है, एक को कहते हैं एनाटॉमिकल जॉइंट, दूसरे को कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंट। एनाटॉमिकल जॉइंट कहते हैं कि सिर्फ दोनों बोन्स जो मिलके जॉइंट बना रही हैं और उसके अंदर या उसके बाहर अगर कोई कैप्सूल है तो उसको हम एनाटॉमिकल जॉइंट कहते हैं। लेकिन उसी बोन्स के साथ अगर उसका सारा, उसके सराउंडिंग, उसका मसल, उसका सॉफ्ट टिश्यू कोई और, उसकी नर्व्स या ब्लड वेसल्स वगैरह कलेक्टिवली उसको जॉइंट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, उसको फिजियोलॉजिकल जॉइंट। रजाक बेटा अपना म्यूट करें प्लीज। उसकी ऑडियो ही उसने खत्म कर दी है। चलो, इस तरह तो मेरी भी आवाज नहीं जाएगी बेटे। बेटा इन दोनों के दरमियान में फर्क पता लग गया आप लोगों को, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जॉइंट के दरमियान में, कि एनाटॉमिकल जॉइंट क्या होता है और फिजियोलॉजिकल जॉइंट क्या होता है? यस और नो? यस मैम। नगीना के अलावा भी स्टूडेंट्स हैं काफी क्लास में बेटे, अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। अच्छा एक बात नोटिस कीजिएगा, आप लोगों के असेसमेंट्स में जो क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते हैं ना बेटे, वो इस रिस्पॉन्स की बेस पे होते हैं कि क्लास में बच्चे ने कितना रिस्पॉन्ड किया है, मेरी बात का जवाब भी दिया है कोई या नहीं दिया। मैं क्लास पार्टिसिपेशन उसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी। बच्चों के नाम याद हो जाते हैं और आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि मुझे मिक्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, याद रहते हैं बच्चे के कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। तो ध्यान रखिएगा आगे से। अच्छा, हमने पढ़ ली है कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स पढ़ लिया है, और उसके बाद हमने एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जॉइंट का डिफरेंस पढ़ लिया है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, वो है जॉइंट पोजीशनिंग। जॉइंट पोजीशनिंग क्या होती है कि मैनुअल थेरेपी के अंदर आगे हम जो भी ट्रीटमेंट्स वगैरह करेंगे या सीखेंगे, आपकी एक जॉइंट की पोजीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग, जिससे हम स्टार्ट लेते हैं या जिसकी बेस पे हम ट्रीटमेंट अपना चेंज करते हैं। there are different 5 different type of joint positions। एक तो पहली है जीरो पोजीशन, फिर रेस्टिंग, एक्चुअल रेस्टिंग, नॉन रेस्टिंग और क्लोज पैक पोजीशन। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जो 5 पोजीशंस हैं, इनमें से कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसका नाम आपने पहले कभी सुना हुआ है? इन पांचों में से रेस्टिंग मैम। कौन सी? और रेस्ट, क्लोज पैक। रेस्टिंग कभी सुना हुआ है, क्लोज पैक कभी सुना हुआ है। ठीक है, बाकी वेरी गुड। एक्चुअल। और एक रेस्टिंग को आप लूज पैक कह रहे हो ना, ओपन पैक वर्ड पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, ओपन पैक पोजीशन। मैम। तो यस ओपन मैम पैक, पढ़ा। मैम। हाँ जो ओपन पैक है वही रेस्टिंग पोजीशन है, ठीक है। लूज पैक उसी को कहते हैं। क्लोज और ओपन पैक दो ऑपोजिट पोजीशंस होते हैं। तो इनको अब हम एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि इनका मतलब क्या है, कि जीरो पोजीशन क्या होती है या बाकी पोजीशंस क्या होती है, ठीक है। जीरो पोजीशन है जनाब ऐसी जॉइंट की स्टेट जिसके अंदर जॉइंट के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एल्बो जॉइंट है। अब मुझे बताएं इस एल्बो जॉइंट के ऊपर इस वक्त क्या मूवमेंट हो रही है? इस डायग्राम में यहाँ पे एल्बो जॉइंट है ना, इस एल्बो जॉइंट के ऊपर मुझे बताएंगे फ्लेक्शन हो रही है एल्बो की इस पिक्चर में? फ्लेक्शन। यस मैम हो रही है।
फ्लेक्शन फ्लेक्शन। यस मैम। इस पिक्चर में कैन यू सी एल्बो फ्लेक्शन? नहीं। यस, शाकरा ने सही जवाब दिया है और हमना ने भी दिया है। इसके ऊपर फ्लेक्शन नहीं हो रही है और इसके ऊपर एज सच एक्सटेंशन भी नहीं हो रही। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे मूव करेगा ना तो फिर हम कहेंगे कि ये हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है या एक्सटेंशन में जा रहा है। ये इस वक्त जीरो पोजीशन पे, मतलब एक्सटेंशन भी है और अगर इसको थोड़ा सा और यहाँ से नीचे जाएगा तो वो हाइपर एक्सटेंशन में जाएगा। जॉइंट की ऐसी पोजीशन जिसके अंदर उसके ऊपर ना फ्लेक्शन है ना एक्सटेंशन है। अच्छा चलो, एल्बो कंफ्यूज हो गई यहाँ पे एक्सटेंशन की वजह से, हम सिर्फ रिस्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ रिस्ट को कंसिडर करें तो रिस्ट की फ्लेक्शन होगी अगर ये अंदर की तरफ मूव करेगा, रिस्ट की एक्सटेंशन होगी अगर ये बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इस वक्त ना ये अंदर मूव कर रही है रिस्ट, ना ये बाहर मूव कर रही है, तो इस वक्त जो न्यूट्रल पोजीशन होती है ना उसको कहते हैं जीरो पोजीशन। ठीक है, अगली पोजीशन है रेस्टिंग पोजीशन। इसको हम ओपन पैक पोजीशन भी कहते हैं, ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी। लूज पैक भी कहते हैं, ओपन पैक भी कहते हैं, रेस्टिंग पोजीशन भी कहते हैं। ऐसी जॉइंट की पोजीशन जिसके अंदर जो आपके जॉइंट के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है ना वो मैक्सिमली रिलैक्स्ड है। जॉइंट के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? उसका कैप्सूल हो सकता है, उसके लिगामेंट्स हो सकते हैं, उसके मसल्स हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह, ये जो भी हमने पढ़ी है उस तरह की चीज कोई हो सकती है। कोई भी ऐसी जॉइंट की पोजीशन जिसके अंदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल रिलैक्स हो या अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे हो टू बी रिलैक्स, उसको कहते हैं वो रेस्टिंग पोजीशन। ठीक है, उस वक्त वो रेस्ट में होता है। जैसे नी जॉइंट की जो रेस्टिंग पोजीशन होती है ना वो ये होती है, और ये 20 डिग्री फ्लेक्शन जो होती है ना नी जॉइंट पे, वो उसकी रेस्टिंग पोजीशन होती है। मतलब अगर आपने अपने नी जॉइंट को 20 डिग्री फ्लेक्स किया है उस वक्त, सिर्फ 20 डिग्री तक, उस वक्त वो नी जॉइंट जो है वो मैक्सिमम रिलैक्स स्टेट में होता है। और रिलैक्स स्टेट के अंदर क्या होता है कि जो आपकी जॉइंट की आर्टिकुलर सर्फेसिस होती है ना वो एक दूसरे के साथ फंसी भी नहीं होती, दूर दूर होती हैं, थोड़ा दरमियान में स्पेस होती है उनके अंदर। इसका फायदा क्या है रेस्टिंग पोजीशन का? कि आपका जो जॉइंट प्ले है, जॉइंट प्ले होता है आपने ये चेक करना जॉइंट को मोबिलाइज करके या वैल्यूएट करना कि इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, या उसकी मूवमेंट चेक करनी है, वो बेस्ट रहती है ये पोजीशन। ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट रहती है, और अगर आपने कास्टिंग या स्प्लिंटिंग वगैरह करनी है पेशेंट की तो ये पोजीशन बेहतर रहती है, क्योंकि इसके अंदर फिर सेकेंडरी डैमेज नहीं होता, एक्स्ट्रा डैमेज नहीं होता उसके साथ। अब रेस्टिंग पोजीशन तो हमने पढ़ ली, लेकिन अगर किसी पेशेंट को कोई ऐसी पैथोलॉजी हो या जॉइंट, जैसे नी जॉइंट की भी हमने बात की थी कि 20 डिग्री फ्लेक्शन होती है, अगर पेशेंट को नी में पेन है या कोई कोई एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुई है या कुछ और है जिसके अंदर वो अपनी नी जॉइंट को फ्लेक्शन में नहीं ला सकता, लेट्स से आप कह लें कि उसकी नी रिप्लेसमेंट हुई है। ठीक है, नी रिप्लेसमेंट के बाद कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है आपकी रेस्टिंग ये वाली पोजीशन कि आपने ये नहीं करनी वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर उसको पेन है जिसकी वजह से वो पोजीशन नहीं बना पा रहा, तो फिर जो भी रेस्टिंग पोजीशन बनेगी ना उसको हम कह देते हैं वो एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन। मतलब जो उसके लिए पेशेंट के लिए रिलैक्स स्टेट होती है ना कि इसके अंदर आप ट्रीटमेंट कर लें, वो एक्चुअल रेस्टिंग कहलाती है। लेकिन इसके अंदर 100% आपके जो लिगामेंट्स वगैरह हैं वो रिलैक्स नहीं होते, थोड़ा सा फर्क होता है। उसके बाद है नॉन रेस्टिंग पोजीशन, मतलब ऑपोजिट ऑफ रेस्टिंग। आपके अगर स्ट्रक्चर कोई भी ऐसी मूवमेंट, जैसे लेट्स सी, यहीं पे बता देती हूँ, नी जॉइंट की 20 डिग्री फ्लेक्शन थी, हमने कहा था ये रेस्टिंग है। अगर इस पे पेन है और 20 डिग्री फ्लेक्शन नहीं हो सकती और ये थोड़ी सी और फ्लेक्शन करके ये कंफर्टेबल है पेशेंट, तो फिर हम कहेंगे कि ये अब एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन है। ठीक है, तो अगर आप पेशेंट को अगर ये थोड़ा सा एक्सटेंशन में चला जाए, या 15 डिग्री फ्लेक्शन में हो, या फिर ये 90 डिग्री फ्लेक्शन में हो, उस टाइप पे जो भी ये पोजीशन बनेगी ना उसको तब हम कहेंगे कि ये अब नॉन रेस्टिंग है। मतलब जो रेस्टिंग नहीं है तो वो पोजीशन जो है वो नॉन रेस्टिंग हो जाती है। और नॉन रेस्टिंग के अंदर एक पोजीशन आती है जिसको हम क्लोज पैक पोजीशन कहते हैं, और क्लोज पैक पोजीशन होती है नी जॉइंट के ऊपर जो क्लोज पैक पोजीशन है ना वो फुल एक्सटेंशन में आती है। ये वो पोजीशन है जिसके अंदर आपके दोनों जॉइंट सर्फेसेस दे आर इन मैक्सिमम कांटेक्ट विद ईच अदर, एज वेल एज आपके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बड़े टाइट होते हैं।
मतलब वो उसको होल्ड कर रहे होते हैं, उसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, उसको हम कहते हैं क्लोज पैक पोजीशन। तो नी जॉइंट की जो क्लोज पैक पोजीशन है, ये नी जॉइंट है। इसके अंदर बिल्कुल जो एक्सटेंशन का जो लेवल होता है ना, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो वो हाइपर एक्सटेंशन होती है। जो सिंपल एक्सटेंशन है वो नी जॉइंट की, ये जैसे स्टैंडिंग पोजीशन होती है ना आपकी, आप खड़े हैं पाँव के ऊपर, आपका नी जॉइंट एक्सटेंड कर रहा है, वो आपकी क्लोज पैक पोजीशन कंसिडर हो। ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपने इस पोजीशन में जॉइंट को मोबिलाइज करना है तो आपको बहुत बड़ी प्रिसिजन चाहिए है, प्रैक्टिस चाहिए है, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है। यहाँ इसके ऊपर जब मैक्सिमम बोन्स एक दूसरे के साथ फंसी हुई हैं, उस टाइम पे आपने बोन को मोबिलाइज करना है, वो मुश्किल हो जाता है। तो या तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्टीज पे आपकी डिपेंड करता है कि वो आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन इफ यू कैन चूज बिटवीन पोजीशंस फॉर जॉइंट मोबिलाइजेशन, हमेशा रेस्टिंग पोजीशन की तरफ जाते हैं, ताकि इजीली जॉइंट को मोबिलाइज कर सके और पेशेंट को कोई पेन ना हो। ठीक है। क्लोज पैक पोजीशन में मैक्सिमम कॉन्ग्रुएंसी होती है आपके दोनों जॉइंट सर्विसेज। तो आज का लेक्चर इतना ही था। मुझे आप बता दें कोई चीज जो ना समझ आई हो, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है। बहुत बेसिक चीजें पढ़ी हैं हमने। इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, मैंने रिकॉर्डिंग कर दी थी। तो इसकी अगर आप लोग, क्योंकि हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है, अब कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम था या वैसे देर से आए हैं, अगर खुद देर से आ रहे हैं तो ध्यान रखें बेटा, अटेंडेंस नहीं मैं नेक्स्ट टाइम से लगाऊंगी अगर आप लोग इतना लेट आएंगे तो। और अगर कनेक्शन का इशू है तो मुझे इन्फॉर्म कर दें, ताकि मुझे पता हो कि ये बच्चा देर से आता है। तो अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए लेक्चर की तो मुझे बता दीजिएगा।